हेलो फ्रेंड्स फाइनली जो है यूपी में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर के नियमावली आ गई है। एक ऐसे आप लोगों को उम्मीद जग रही है जिससे कि अब ये यूपी टेट या फिर बाकी सुपर टेट भी कंडक्ट हो सकता है। इस नियमावली में बहुत सारे चेंजेस कर दिए गए हैं। जिस तरह से पहले शिक्षक भर्ती प्रक्रिया होती थी उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं और जो शिक्षा चयन आयोग बनने की बात हो रही थी उसका भी जिक्र हुआ है। उसमें कितने सदस्य होंगे, कब तक ये पूरी तरीके से प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाएगा, ये सारी चीजें इसमें दी गई है। तो हम आज इस वीडियो में इस पूरे नियमावली को आसान भाषा में समझेंगे। जो आप लोगों के लिए काम की चीज है वो बताया जाएगा कि अब शिक्षक भर्ती प्रक्रिया यूपी में किस प्रकार होगी, किस चीज पे आपको फोकस करना अब ज्यादा जरूरी होगा जिससे कि आप इजीली जो है सरकारी नौकरी ले सको यूपी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को टीचिंग से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन, क्लासेस, नोट्स, सभी चीजें जो है प्रोवाइड की जाती है। और इसके लिए आप हमारा ऐप कैटली सोनी ऐप डाउनलोड कर सकते हो, वहां से ये सारे इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे। चलिए, जो नियमावली आई है उसमें बहुत सारे चेंजेस हैं। कुछ लोग इससे सहमत है, कुछ लोग अपनी असहमति जो है जता रहे हैं। मिला जुला जो है रिएक्शन देखने को मिल रहा है इसमें। सबसे पहली बात कि इस नियमावली में 2-3 पार्ट पे जो चर्चा हुई है, सब जो आप लोग का चैप्टर 1 यहाँ पर दिखाई देगा। इस चैप्टर 1 में शिक्षा सेवा चयन आयोग की बात हुई है। शिक्षा सेवा चयन आयोग ही अब ये सारी प्रक्रिया को करेगा। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जो यूपी में होगी, चाहे प्राइमरी लेवल पे हो चाहे माध्यमिक लेवल पे हो, हर काम वही करेगी। इस बात का जिक्र किया गया है इस अध्याय 1 में। ठीक है, ये मैं दिखा देती हूँ। यह नियमावली उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग नियमावली 2023 कही जाएगी। इसका नाम क्या रहेगा, वो इसकी परिभाषाएं, किसका काम क्या रहेगा, ये सारी चीजें भी दी गई हैं, जिसको हम लोग ने टाइम टू टाइम आपको बताया ही था कि इसमें क्या क्या चीजें जो है अब शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में होगी। अध्याय 2 की बात करते हैं जो कि चैप्टर 2 है। तो इसमें आयोग का गठन से लेकर के आयोग के कर्मचारी का वर्ग, जैसे इसमें सचिव होंगे, अध्यक्ष होंगे, उन सभी का जो है डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, उन सभी का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। मैं बता दूं, ये पूरा पीडीएफ हम लोग अपने टेलीग्राम पर दे देंगे, वहां से आप और डिटेल में ले सकते हो। इसमें मुख्य सचिव होंगे, उत्तर प्रदेश शासन अध्यक्ष होंगे, अपर मुख्य सचिव जो है नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग उत्तर प्रदेश शासन सदस्य होंगे। ये सारा डिटेल चैप्टर 2 यानी कि अध्याय 2 में दिया गया है। अब चलते हैं। अब इसके बाद धीरे धीरे हर एक पॉइंट जहां पर आप लोगों के लिए जरूरी रहेगा मैं यहां पर आपको बताते चलूंगी। एक बात जरूर है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के जो है सारी चीजें हुई हैं। इसी में जो चैप्टर 2 है इसमें कदाचार, यानी कि अगर किसी भी तरीके का बोलते हैं ना कि उसमें गलती हो रही है एग्जाम लेने में या किसी तरह का पार्शलिटी हो रही है, उन सभी चीजों के लिए क्या क्या जांच बैठेगा, वो चीजें भी आपको चैप्टर 2 में ही दी गई है। क्योंकि ये जो कर्मचारी होंगे वही करेंगे। अधिकारी और कर्मचारी का वर्ग, कैटेगरी कैसा रहेगा, पे स्केल क्या रहेगा, ये सारी चीजें जो है इस वाले में दी गई है। देखो, इतने डिटेल से हम इसलिए बता रहे हैं कि इसमें आखिर में क्या क्या चीजें आई हैं आपको बिल्कुल पता रहे कि इस नियमावली में दिया क्या गया। कोई भी आकर के बोलेगा कि इस उस नियमावली में ये भी दिया था, तो आप बोल दो कि नहीं, ऐसी चीजें नहीं दी गई थी। अध्याय 3 जो कि चैप्टर 3 है, इसमें आयोग की जो कार्य संचालन की प्रक्रिया होगी, जो शिक्षा सेवा चयन आयोग बनेगा, जो उसका जो है किस तरह से काम होगा, कौन कौन से काम करेंगे, ये तो इसमें जो है आप लोगों को अध्यक्ष, सचिव, इन सभी चीजों के बारे में आप लोगों को पहले ही बताया गया था कि कितने सचिव रहेंगे, किस तरह से जो है मेंबर्स रहेंगे, वही सारी चीजें यहाँ दी गई है। कार्य आवंटन, किस तरह से जो है कार्य डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, कौन किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, ये पूरी तरीके से शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में दिया गया है। जितने उसमें कर्मचारी, जितने अधिकारी होंगे, उन लोगों का काम। विशेषज्ञों का पैनल बैठाया जाएगा जो कि इंटरव्यू, क्योंकि इसमें अब इंटरव्यू प्रोसेस स्टार्ट है, इस पे तो मैं आऊंगी आप लोगों का, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि इससे जो है भ्रष्टाचार बैठेगा, ज्यादा होगा। वो सभी चीजें भी हम समझेंगे कि क्या इसमें ये गलत है या सही है, और किस तरह से ये जो चीजें हैं आगे काम करने वाली है, ऐसा क्यों किया गया है, वो भी हम समझेंगे। अब आ जाते हैं अध्याय 4 से, जहां से आप लोगों का काम स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर 4 से आप लोगों के लिए है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि यहाँ पे राष्ट्रीयता की बात होगी। कोई भी भारत का व्यक्ति
चाहे वो यूपी का हो, राजस्थान का हो, छत्तीसगढ़ का हो, वो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जो यूपी में होगी उसमें वो एलिजिबल होगा। यही चीजें जो है पहले में बोली गई है। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत जो है वो भारत का नागरिक होना चाहिए, एक पहला ये चीज है। तो ये आप लोगों को देखने को मिला। एज को लेकर के जो रिलैक्सेशन सरकार की तरफ से दिया जाता है, यूपी सरकार की तरफ से, वो एज इट इज रहेगा। ओबीसी, एससी, एसटी और बाकी जो भी रिजर्वेशन कैटेगरी है जो दिया जाता है वही यहाँ पे लिखा गया है कि वो चीजें दी जाएगी। अभ्यर्थियों के लिए जो शैक्षिक अर्हता है, एक्चुअली में यही है जो क्वालिफिकेशन है, वहां पर भी बात यही कही गई है कि किसी पद पर चयन के लिए अभ्यर्थियों की अर्हता है तत्सम प्रवृत्त सुसंगत अधिनियमों, सेवा नियमावली, विश्वविद्यालय परिनियमावली के अनुसार होगी। जो नियमावली बनी हुई है, जैसे अब स्कूल में हो रहा है तो एनसीटी, टीचर की भर्ती हो रही है तो एनसीटी, और बाकी जो भी हमारे भर्ती प्रक्रिया करने वाले जो संस्थाएं हैं, जो नियमावली बनाने वाले हैं, जो अधिनियम बने हुए हैं, उसी के अंतर्गत जो है लिया जाएगा। सिंपल वे में जो चीजें चल रही है, जैसे 1 to 5 में जो है डीएलएड, बीटीसी, एंड देन 6 to 8 में वही चीजें हैं। मतलब इसमें क्लियर उस तरह से नहीं लिखा गया है, लेकिन यही बोल दिया गया कि जो नियम है उसी के अनुसार होगा। अध्यापक अथवा अनुदेशक के किसी पद पर चयन के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होगा जो कि सेवा कर सके, ये सारी चीजें दी गई हैं। वैवाहिक परिस्थिति को भी बताया गया है कि किसी भी आदमी की, यानी कि मेल के अगर 2 शादियां होती हैं और दोनों के दोनों उसकी वाइफ जीवित रहती है तो वो जो है किसी भी सरकारी भर्ती में या और शैक्षिक भर्ती प्रक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। सेम चीज जो वाइस वर्सा जो है औरतों के लिए भी है। अब यहाँ आइए, भर्ती प्रक्रिया का जो पूरा प्रोसेस है उसमें इसमें चेंजेस क्या किया गया है मैं बता देती हूँ। प्राइमरी में जो है 100% अब आप लोगों का रिटेन एग्जाम के बेसिस पे जो है भर्ती ली जाएगी। रिटेन एग्जामिनेशन के बेसिस पे आप लोगों की भर्ती होगी। पहले क्या था, पहले यूपी में था 60-40 का रेशियो जो था, जिसमें आप लोग को 40 एकेडमिक को भी लिया जाता था और फिर मेरिट बनता था। अब ये चीजें खत्म की गई है। यही सबसे बड़ा चेंज हुआ है कि जो मेरिट बनता था और जिसमें एकेडमिक के मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते थे उनको हटा दिया गया है। आपके 10th में कितने मार्क्स है, 12th में कितने मार्क्स है, ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स है, बीएड में कितने मार्क्स है, इसका कोई अब वैल्यू नहीं है। डायरेक्टली आप आइए, एग्जाम दीजिए और उसमें क्लियर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाइए और आपका होगा। ये चीजें जो है रखी गई है। ये प्राइमरी की मैं बात कर रही हूँ जहां पे 100% होगा। अब हम इसके ऊपर अगर जाएंगे अपर प्राइमरी और सब में, यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। ये चीजें जो है इसमें बेसिक शिक्षा अधिनियम और बाकी सारी चीजों को जो है बताया गया है कि किस तरह से सेवा निवृत्त होगी और रिटायरमेंट होगा। ये सारी चीजें जो है बताई गई है। जहां पे आपको 90% और 10% वाली बातें हैं उसको मैं आपको बता देती हूँ। एक और चीज, विज्ञापन को लेकर के बात कही गई। अच्छा चलिए, अगर आप लोग का जैसे इससे ऊपर जा रहे हो, प्राइमरी के अलावा जैसे माध्यमिक है, आप लोग का उच्च माध्यमिक है, ये सभी जो भर्तियां होंगी उसमें 90% और 10% का रेशियो रखा गया है। 90% रिटेन एग्जाम होंगे, ठीक है, और 10% इंटरव्यू होगा। इसी चीज को जो है बोला जा रहा है 10%, और ये 100% इस तरह से बनेगा। और आप लोग का ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, ये भी चीजें जो है बताई गई है। यहाँ देखिए, आयोग आवेदन पत्रों की समीक्षा करेगा और अध्यापक अथवा अनुदेशक के पद के संबंध में लिखित परीक्षा आयोजित करेगा। लिखित परीक्षा में 2 घंटे की कालावधि का एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र होगा, जिसमें सामान्य ज्ञान यानी जीके और बाकी जो सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होगा वो रहेगा। यही सबसे ज्यादा जो है मेजर चेंज किया गया है कि आप लोगों का अब भर्ती प्रक्रिया इस तरह से होने वाला है। अब इसमें जो है आप लोग बताना कि आप लोगों को ये जो है जो प्रोसेस निकल कर आया है शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का, ये आपको कैसा लग रहा है, सही लग रहा है या नहीं लग रहा है। एकेडमिक के मार्क्स को हटा दिए गए हैं तो इससे आप कितना सहमत हो, ये सही किया गया है, और डायरेक्टली जो है सब एग्जामिनेशन पे डिपेंड किया गया है, ये सही है, इंटरव्यू लाया गया है तो ये सही है या नहीं, तो कमेंट करके हमें जरूर बताना। अच्छा, अब इसमें आप लोगों को जो पूरा डिटेल सब्जेक्ट होगा ये आगे जाकर के जब शिक्षक भर्ती प्रक्रिया आएगी तो वैकेंसी आएगी तो उस समय बताया जाएगा। यहाँ पे सेकेंड नंबर में देखो, लिखित परीक्षा के आयोजन के लिए यथासंभव जिला मुख्यालयों पर ही केंद्र होगा। ये भी बता दिया गया है जो सेंटर बनेगा वो जिला मुख्यालय पर ही बनेगा, ठीक है।
ये चीजें भी बता दी गई है, और बाकी कौन क्या केंद्र पर रहेगा, किस तरह से होगा, वो सारी चीजें बताई गई है। अच्छा, इसमें जो ग्रेजुएशन और पीजी की अगर प्रिंसिपल के का जो भर्ती होगा, जो इस प्रिंसिपल की भर्ती होगी, उसमें ये बोला गया है कि आप लोग का चयन हेतु लिखित परीक्षा और जो उनके प्रदर्शन यानी जो उनका परफॉर्मेंस होगा, उन सभी के आधार पर और इंटरव्यू के आधार पर इनका मेरिट बनेगा। पूरी तरीके से इस नियमावली के अंतर्गत यही सारी चीजें दी गई है कि किस तरह से शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का प्रोसेस आगे रहेगा, इसका किस तरह से लिस्ट निकाला जाएगा, जो लोग सिलेक्ट होंगे, फिर इंटरव्यू किन किन लोगों का लिया जाएगा, इंटरव्यू में कितने लोगों को बुलाया जाएगा। जैसे अगर 10 लोगों की भर्ती है तो उसमें जो है 30 से 50 लोगों को बुलाया जा सकता है, और ये पूरा डिपेंड करेगा आयोग पर। शिक्षा सेवा चयन आयोग ये डिसीजन ले सकता है कि वो 30 को बुलाना चाहते हैं या 40 को या 50 को, तो ये रेशियो भी रखा गया है। यही सारी चीजें इस नियमावली में बताई गई है। आप लोगों के लिए काम की चीज ये है कि एकेडमिक को जो है हटाया गया है, जिससे कि मुझसे अगर पर्सनली मैं इस बात को रिव्यू करूं तो एकेडमिक को बिल्कुल हटाना सही नहीं है। एकेडमिक को कुछ हद तक जो है रखना चाहिए था, क्योंकि इससे क्या होगा कि जैसे कि बच्चे को मान लो कि 10th 12th ग्रेजुएशन इवन बीएड है, उन सभी में अच्छे से पढ़ाई ना करे और फिर उसके बाद डायरेक्टली एग्जाम में बहुत अच्छा, सिर्फ एग्जाम में जो पढ़ना है वही पढ़ करके एग्जाम दे दे और उसमें अच्छे से अच्छा मार्क्स आ जाए, तो थोड़ा सा ये गलत हो रहा है। एकेडमिक को कुछ हद तक या 10% या 20% तक बिल्कुल इंक्लूड किया जाना चाहिए, ताकि बच्चे में वो पहले से ही जोश बना रहे कि हाँ हमें ये करना है और हमें इसमें चलना है। ठीक है, ये चीजें होनी चाहिए थी। फिलहाल जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का ये नियमावली बनी है इसी के अनुसार है, और अब आप लोगों को तैयारी भी इसी के अनुसार करनी होगी। अब जो भी ये इसका निकलेगा, वैकेंसी जब भी निकले, जो जो अभी पहले पेंडिंग वैकेंसीज है उनको जो है ये पूरा करेगा। जो 1000 वाला है, फिर उधर में आप लोगों का जो है प्रोफेसर वाला है, ऐसे करके जो भी भर्तियां लटकी हुई हैं बीच में, उन सभी को पहले पूरा किया जाएगा। एंड उसके बाद से जो है नई भर्ती आएगी तो उसका जो है पूरी चीज ये की जाएगी। लेकिन अब जो भी भर्ती होगी इसी के अनुसार होगी। इस शिक्षा सेवा चयन आयोग का सबसे पहला काम जो है यूपी टेट और इन सभी को लेकर होगा। जैसे जैसे अपना काम इनका अच्छी तरीके से अनाउंसमेंट हो जाएगा सब कुछ, तो ये अपना एक एक काम जो है करते हुए जाएगी। तो यही है ये शिक्षक भर्ती प्रक्रिया। नीचे में अगर आप जाओगे तो यही सारी चीजें आपको इंग्लिश में दे दी गई है। टोटल ये 76 पेजेस का जो है पूरा ये नियमावली निकाली गई है, और इसमें इन्हीं सभी चीजों का जो है जिक्र ज्यादा से ज्यादा हुआ है। आई होप कि आप लोगों के सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और जो जो चीजें इसमें थी आप लोगों को पता चल गया होगा। अभी भी कोई क्वेश्चन दिमाग में है तो बिल्कुल कमेंट करके बताइए, और इस नियमावली के बारे में आप क्या सोच रहे हो वो भी हमें जरूर बताइए। टिल देन टेक केयर एवरीवन।